हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 40 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला है कि यदि श्रृंखला x1, x2, x3 अप टू xn का अंक गणितीय माध्य 1 है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसका जो अंक गणितीय माध्य है ना, इसको हम लोग औसत भी बोलते हैं। माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है। तो इस पूरे श्रेणी का माध्य कितना दे रखा है? आपका 1 दे रखा है। तब हम लोगों से पूछा है तो आपको इसके बेसिस पर बताना है कि x1 बट्टा k, x2 बट्टा k, x3 बट्टा k डॉट 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 xn बट्टा k का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। इस श्रेणी का माध्य दे रखा है और हम लोगों से इस श्रेणी का माध्य पूछा है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यह है कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होता है उसके माध्य में, माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है, उसके माध्य में भी वही परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी श्रेणी का औसत आपने निकाला 10, कोई भी एक श्रेणी है जिसका औसत आपने निकाला 10 या माध्य आपने निकाला 10। अब इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में अगर आप 2 जोड़िएगा तो इसके औसत में भी 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी औसत क्या हो जाएगा? 12। किसी श्रेणी का औसत हमने निकाला है 15, अगर उसके प्रत्येक पदों में 3 से गुना करिएगा तो औसत में भी 3 से गुना हो जाएगा। तो औसत क्या हो जाएगा आपका? 15 या 45। यानी किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होगा उसके औसत में भी वही परिवर्तन होगा। जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देते हैं हम। अगर मान लीजिए कि हम लेते हैं 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आपसे पूछा जाए कि इस श्रेणी का औसत क्या होगा तो आप बोलोगे कि सर इस श्रेणी का औसत 7 हो जाएगा, ठीक है। लगातार आने वाला पद है, औसत निकालने के लिए हम लोग मिडिल टर्म को पिक करते हैं तो इसका औसत 7 हो जाएगा, है ना। तो अभी जो श्रेणी है उसका औसत क्या होगा? 7। अब इसके प्रत्येक पदों में आप कुछ भी ऐड करिए, हम 4 ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, 7 और 4 11 हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा और 9 और 4 13 हो जाएगा। हमने क्या किया? इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में 4 ऐड किया, 5 4 9, 6 4 10, 7 4 11, 8 4 12, 9 4 13। अब जो नया औसत आया है एक बार उसको देख लीजिए। अब इस श्रेणी का, यानी जो नीचे वाला श्रेणी है उसका औसत क्या होगा? 11। पुराना वाला का औसत क्या था? 7। नया वाला का औसत कितना आया? 11। यानी औसत में कितना का वृद्धि हुआ? अगर आप गौर करिएगा तो पता चलेगा कि औसत में वही वृद्धि हुआ है जो इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में हुआ है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ वही परिवर्तन होता है ना। किसी भी प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन होता है उसके औसत में यानी कि माध्य में भी वही परिवर्तन होता है। तो इस पूरे श्रेणी का औसत कितना है? 1 है। अब आगे देखिए, इस पूरे श्रेणी का औसत क्या है? 1 है। अब आगे इसके प्रत्येक पदों में देख लीजिए कितना से भाग किया गया है? k से। x1 बट्टा k, x2 बट्टा k, x3 बट्टा k, xn बट्टा k। यानी इस श्रेणी के प्रत्येक पदों में k से भाग किया गया है तो फिर इसके औसत में भी कितना से भाग हो जाएगा? k से भाग हो जाएगा, क्योंकि जो परिवर्तन किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ होगा वही परिवर्तन उसके माध्य यानी कि औसत में भी होगा। तो उसका माध्य अब कितना हो जाएगा? 1 बट्टा k। तो आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। पुनः सुनिएगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज किए? किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के साथ जो परिवर्तन उसके औसत में भी वही परिवर्तन। तो इस पूरे श्रेणी का औसत 1 है, प्रत्येक में k से भाग किया है तो औसत में भी कितना से भाग हो जाएगा? k से। तो 1 बट्टा k आंसर होगा। आगे बढ़िए, इस अगले क्वेश्चन को देखिए। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। सही विकल्प का हमें चयन करना है। सही विकल्प का चयन करना है मतलब हमें कंपैरिजन करना है। तो हम क्या करेंगे कि देख लीजिए, यहाँ पे कई तरीका है कंपेयर करने का। यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे उसको समझिएगा। क्या हम दोनों के नीचे वाला को बराबर कर सकते हैं?
कर सकते हैं। यहाँ बराबर है, इसके भी नीचे वाला को यहाँ बट्टा में 12 है, इसके भी नीचे वाला को 12 कर लीजिए। तो कितना से गुना? 2 से गुना। अच्छा, जितना से गुना आप नीचे किए हैं उतना से ही अगर ऊपर भी कर लेते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 6 दूना 12, 29 दूना 58, यही तो होगा। आप 58/12 लिखते हैं तो क्या इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा? नहीं चेंज होगा, 2 से फिर से कटेगा, यह 29 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो किसी भी भिन्न के अंश और हर दोनों में समान अंकों से गुणा करने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब देखिए, इसके भी बट्टा में कितना है? 12, और यहाँ भी बट्टा में 12 है, तो ऊपर वाले से तुलना करिए। इसके ऊपर में 29 दूना 58, यहाँ 53 बोला है, दोनों बराबर है। तो क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो विकल्प ए हमारा आंसर नहीं होगा। सेम केस यहाँ पे है ना, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 29 दूना 58, दोनों के बट्टा में वैल्यू बराबर आ गया, बट्टा में वैल्यू बराबर आ गया। तो ऊपर में देखिए, यहाँ 58 है, यहाँ 43 है, दोनों बराबर कैसे हो सकता है? तो यह भी आपका गलत हो गया। अब इसमें चलते हैं, यहाँ भी वही केस है, यहाँ भी वही केस है। ऊपर नीचे गुना करिए 2 से, 6 दूना 12, 29 दूना 58, देख लीजिए ऊपर नीचे में तो सेम है, 12 12, ऊपर में 58, ऊपर में 43, यानी कि यह वाला जो पार्ट है वह बड़ा होगा इससे। ऐसा ही ऑप्शन भी दिया गया है कि यह बड़ा है इससे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। हालांकि एक ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है सेम डाटा के साथ लेस देन दे दिया है, यह क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। तो बड़ा है ना, उस विकल्प में क्या बोला है? छोटा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, दौड़ और प्रतियोगिता से है। बोला है 900 मीटर की दौड़ में सतीश किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से हराया है। देखिए सतीश, अब इसके साथ कौन है? किरण, और इसके साथ कौन है? राहुल। अब ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। 900 मीटर का दौड़ है, ठीक है। दौड़ कितने मीटर का है? 900 मीटर का है। सतीश किरण को और राहुल को दोनों को हराया है। तो सतीश हराया है दोनों को, इसका मतलब इस दौड़ को पूरा कौन किया होगा? सतीश पूरा किया होगा। इस दौड़ को पूरा कौन किया होगा? सतीश। जो हराएगा वह तो दौड़ पूरा करेगा ना। 900 मीटर का दौड़ है तो सतीश पूरा 900 मीटर दौड़ा होगा, तभी तो दौड़ पूरा होगा। लेकिन सतीश किरण को 270 मीटर से हराया। अच्छा, किरण को 270 मीटर से हराया, मतलब जितने समय में यह 900 मीटर दौड़ा होगा उतने समय में किरण 270 मीटर कम दौड़ा होगा, तभी तो 270 मीटर से हारा है। तो 900 में से 270 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 630। यानी जितने समय में सतीश दौड़ेगा 900 उतने समय में किरण दौड़ेगा 630, ठीक है। अब आगे चलिए। अच्छा, राहुल को हराया है। राहुल को भी कौन हराया है? 900 मीटर के दौड़ में सतीश जो है वह किरण को 270 मीटर से और राहुल को 340 मीटर से। राहुल को भी सतीश ही हराया है 340। तो इसका मतलब है कि जितने समय में सतीश 900 मीटर की दूरी तय करेगा, राहुल इससे 340 मीटर कम दूरी तय करेगा। तो 900 में से 340 माइनस करिए, 900 में से 300 माइनस करिएगा 600, 600 में से 40 माइनस करिएगा 560। यानी जितने समय में सतीश 900 मीटर की दूरी तय करेगा उतने समय में किरण जो है 630 मीटर और राहुल जो है वह 560 मीटर। जो जीतेगा वह इस दौड़ को कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट दौड़ करने का मतलब 900 मीटर। किरण 270 मीटर से हारा, इसका मतलब कि जितने समय में यह 900 मीटर दौड़ा होगा किरण इससे 270 मीटर कम दौड़ा होगा और यह 340 मीटर कम दौड़ा होगा। अब देखिए क्या पूछा है, इस दौड़ में किरण राहुल को कितने मीटर से हराया। इस दौर में हमें बताना है कि इस दौर में जो है वह किरण राहुल को कितने मीटर से हराया। अब ध्यान से समझिएगा जो कॉन्सेप्ट है, हमें क्या बताना है कि किरण राहुल को कितने मीटर से हराया। तो ध्यान से देखिएगा, देखिए यह 630 मीटर दौड़ता है तो यह दौड़ता है कितना? 560 मीटर, ठीक है। यह 630 दौड़ता है तो यह कितना दौड़ता है? 560 मीटर। यानी कितना मीटर यह कम दौड़ता है? देख लीजिए, 630 में से 560 माइनस करिए 70, तो 70 मीटर से हराता है किरण राहुल को। कब? जब 630 मीटर का दौर है। ध्यान से समझिएगा, 70 मीटर से कब हराया? जब 630 मीटर का दौर है। तो इसलिए 900 मीटर के दौर में अगर यह 900 मीटर का दौर पूरा करे तो कितने मीटर से हराएगा? तो गुना करेंगे 900 से। यहाँ 630 मीटर यह दौड़ता है तो 560 मीटर यह दौड़ता है ना। यह जब 630 मीटर दौड़ता है तब यह 560 मीटर दौड़ता है। इसका मतलब है कि 70 मीटर से हराता है 630 मीटर के दौर में, तो 900 मीटर के दौर में कितना से हराएगा? तो हम गुना करेंगे 900 मीटर से, या फिर एक ही नियम भी यहाँ पे लागू कर सकते हैं। देखिए 7 से काटेंगे 7 नमा 63 हो जाएगा, 9 से काटेंगे 100 हो जाएगा। यानी कि किरण जो है ना वह राहुल को 100 मीटर से हराएगा।
ठीक है, किरण राहुल को कितने मीटर से हराएगा? 100 मीटर से हराएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है पहली पांच त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य क्या होगा? त्रिकोणीय संख्या या त्रिभुजाकार संख्या किसको बोलते हैं समझिएगा। त्रिकोणीय संख्या का हमें क्या बताना है? माध्य। लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का योग कहलाता है आपका त्रिकोणीय संख्या। जैसे पहला त्रिकोणीय संख्या यानी कि त्रिभुजाकार संख्या 1 है। अब इसमें अगला संख्या जोड़िए तो 1 और 2 3। अब इसमें अगला संख्या जोड़िए तो 3 और 3 6। अगला जोड़िए 6 4 10। अगला जोड़िए इसमें 10 5 15। अगला जोड़िए 15 6 21। फिर अगला जोड़िए 21 15 6 21 21 7 28। मतलब लगातार आने वाली संख्याओं को इसमें ऐड करते जाना है। पहले तो 1, अब 1 में अगला संख्या 2 ऐड करिए तो 1 और 2 3। अब 3 में इसका अगला संख्या ऐड करिए 3 तो 3 और 3 6 है ना। 6 के बाद फिर इसमें अगला संख्या ऐड करिए। जैसे अगर हम इस तरह से लिखे 1 2 3 4 5 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्या तो यही है। तो पहला त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा? 1। दूसरा क्या होगा? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। अगला क्या होगा? 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला क्या होगा? 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? यह आपका 10 हो जाएगा। अगला 1 + 2 + 3 + 4 + 5 तो 1 2 3 3 6 4 10 5 क्या हो जाएगा? आपका 15 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग त्रिभुजाकार संख्या निकालते हैं। लेकिन डायरेक्ट हमने आपको क्या तरीका बताया कि पहला त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है आपको? 2 जोड़ना है तो 1 और 2 3। अब आगे क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है तो 3 और 3 6। अब इसमें 4 जोड़िए तो 6 और 4 10। अब इसमें 5 जोड़िए तो 10 और 5 15। यह त्रिभुजाकार संख्या आते जाएगा। बोला पहला 5 त्रिकोणीय संख्या, तो पहला 5 त्रिकोणीय संख्या तो यही होगा ना। इसका हमें बताना है औसत, तो इन सब को जोड़ के इसमें भाग करेंगे कितना से? 5 से। इन पांचों का बताना है हमें माध्य या औसत, एक ही चीज़ है। तो पांचों के योग में कितना से भाग करेंगे? 5 से भाग करेंगे। जोड़िए 1 3 4 6 10 10 20 और 15 35। 35/5 35/5 का वैल्यू देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका? 35/5 का वैल्यू आपका आ जाएगा 7। यानी कि पहला 5 त्रिकोणीय संख्याओं का माध्य जो होगा वह 7 होगा। आंकड़ों का योग बटा आंकों की संख्या, इसी से तो माध्य निकलता है ना। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। यदि समीकरण 6x - 11y + 11 = 0 और 15x + ky - 9 = 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या है? कोई हल संभव नहीं है। तो कोई हल संभव कब नहीं होता है? जब a1/a2, ठीक है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 तो होता है, बट यह c1/c2 के बराबर नहीं होता है। इस केस में ना, इस केस में इस निकाय का जो है वो आपका कोई हल नहीं होता है, मतलब कि नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होता है। कब? जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो। लेकिन अगर तीनों बराबर हो, a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों अगर बराबर हो, उस केस में ना निकाय का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यानी कि अनंत हल होता है। ठीक है, अनंत हल होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लेकिन अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b2, है ना, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, उस केस में ना, यहाँ ही इक्वल नहीं है, उस केस में जो है वह यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। तो इन तीनों कंडीशन को आपको याद रखना होता है लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, अनंत हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो। जब तीनों आपस में बराबर हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि अनंत हल होगा। लेकिन अगर a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, उस केस में केवल एक हल होगा, यूनिक सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। और अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2, उस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब भी आपसे k का मान, ठीक है, जब भी आपसे k का मान पूछेगा या p का मान पूछेगा, उस केस में कंडीशन यही दोनों होगा।
क्योंकि इस कंडीशन में तो हम लोग के का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो कंडीशन आपका यही दोनों होगा, यानी बराबर होगा तभी तो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, और इक्वेशन बनाएंगे तभी तो आंसर निकालेंगे। यानी जब भी के का मान पी का मान यह सब पूछे तो फॉर्मूला आपको याद ना रहे तो इतना तो आप कर ही लेना, a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2। ठीक है, जब भी के का मान पी का मान पूछे, क्योंकि जहां बराबर नहीं होगा वहां तो इक्वेशन नहीं बनेगा, और जहां इक्वेशन नहीं बनेगा वहां के और पी का मान तो नहीं निकाल सकते हैं। तो के या पी इनमें से किसी का भी मान पूछेगा, उस केस में पक्का a1/a2 बराबर b1/b2 होगा। यहां पे केस क्या है कि कोई हल संभव नहीं है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन मतलब केस यही बनता है, और इस केस में भी क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2, है ना। a1/a2 बराबर क्या होगा, b1/b2। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए a1 का वैल्यू कितना है 6 बट्टा a2 का वैल्यू कितना है 15। पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a1 का मान, दूसरे इक्वेशन में जो x के गुना में होगा वह a2 का मान, बराबर b1/b2। तो b1 का मान -11 बट्टा b2 का मान कितना हो जाएगा k। बस इक्वेशन बन गया, क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए यह a1 b1 c1, a2 b2 c2। ठीक है, जो x के गुना में होगा a1, जो y के गुना में होगा ना, पहले इक्वेशन में जो x के गुना में होगा a1, y के गुना में होगा a2, जो कांस्टेंट होगा वह आपका क्या होगा, a1 b1 c1, a1 b1 c1, कन्फ्यूज मत करिएगा, a2 b2 c2। अब इसको आपको बस सोल्व करना है। हमने आपको क्या तरीका बताया कि जब भी के पी का मान पूछे तो a1/a2 बराबर b1/b2 आप कर देना। अब सोल्व करिए, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, के बराबर 5 से -11 में गुना तो -55, और यह 2 जो है इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, -55/2 यानी कि -27.5, -27.5, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताए कि उसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया है कि प्राकृत संख्याएं ए बी सी डी और ई में से विषम संख्या कौन सी है। हमें क्या चुनना है कि ए बी सी डी और ई यह आपका प्राकृत संख्या है, इसमें से हमें क्या चुनना है कि विषम संख्या कौन है। क्या चुनना है कि ए बी सी डी ई में से विषम संख्या कौन है। अब इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हमारे पास 2 वक्तव्य है, 2 कथन है। हमें यह बताना है कि कौन सा कथन इस सवाल का जवाब देने में सक्षम है कि ए बी सी डी ई में से विषम संख्या कौन सी है, मतलब इन 5 में से विषम संख्या कौन है, इसका जवाब कौन सा वक्तव्य देने में सक्षम है। तो पहला वक्तव्य ए बी सी डी और ई प्राकृत संख्याएं हैं, क्या केवल इससे हमारा आंसर निकलेगा। प्राकृत संख्या है तो वह सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। हमें क्या चुनना है कि इसमें से विषम कौन है, तो 5 प्राकृत संख्या वो तो ऊपर भी बोला गया था। ठीक है, बी अभाज्य संख्या है, तो क्या बी अभाज्य संख्या है तो बी विषम संख्या हो जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या तो 2 भी होता है ना, और 2 एक सम संख्या है। मतलब 1 और 2 दोनों वक्तव्य जो है, दोनों में से कोई भी यह बताने में सक्षम नहीं है कि इनमें से विषम संख्या कौन है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, यानी कि विकल्प डी। दोनों में से कोई भी जो है ना वह हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहा है, हमें यह नहीं बता पा रहा है कि ए बी सी डी ई में से विषम कौन है। देखिए प्राकृत संख्या है तो इससे तो यह पता नहीं चलता है कि विषम कौन है ना। अभाज्य संख्या है बी, तो बी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या तो 2 भी होता है, तो बी का वैल्यू तो सम भी हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी इस सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं है। अगले क्वेश्चन में आइए। हिमांशी एक टी शर्ट को इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पे खरीदती है। अंकित मूल्य से 20% छूट में, यानी कि वस्तु अगर 100 रुपए का है ना तो वह खरीद लेती है कितना में, वस्तु अगर 100 रुपए का है तो वह खरीद लेती होगी 80 रुपए में। ठीक है, अगर वस्तु का एमआरपी, वस्तु का अगर एमआरपी 100 रुपए है तो उसको खरीद लेती होगी कितना में, वह खरीद लेती होगी 80 रुपए में। अब बोला है कि इसको अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए तो लेन देन में क्या लाभ होगा। अब इसको अंकित मूल्य पर यानी 100 रुपए में ही बेच दे तो क्या लाभ होगा, तो खरीदी है 80 में, 100 में बेच रही है, तो लाभ कितना का हो जाएगा 20 का। बट्टा में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 80, प्रतिशत के लिए हम लोग गुना करेंगे 100 से, हो गया क्वेश्चन का आंसर आपका 20 चौके 80, 4 से काटिएगा 100 को कितना हो जाएगा 25। यानी कि इस लेन देन में जो है ना
वह कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 25% का। लाभ और हानि परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 करते हैं, या हानि बट्टा क्रय मूल्य गुना 100। 100 का सामान 80 में खरीदी, फिर अंकित मूल्य पे ही बेचना चाह रही है, मतलब 100 में ही बेचना चाह रही है। तो सामान खरीदी है 80 में, बेचना चाह रही है 100 में, तो लाभ 20 का होगा 80 पे ही ना, इसका पूंजी तो 80 ही लगा, बट्टा में कॉस्ट प्राइस ही लिखते हैं, परसेंटेज के लिए गुना करेंगे 100 से। अगले क्वेश्चन में आइए। 27 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करिए। किसी भी पॉलीगन में विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n-3/2, ठीक है, n इंटू n-3/2। इससे किसी भी पॉलीगन के विकर्णों की संख्या निकलता है, चाहे तो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, दशभुज हो। इसके विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें n के स्थान पर हम लोग रखेंगे भुजाओं की संख्या। तो 27 भुजा है तो n के स्थान पर क्या लेंगे हम? 27 इंटू n-3, तो 27 में से 3 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 24। बट्टा में आपका आ जाएगा 2 से काट लीजिए, 12 दूना 24, गुणा कर लीजिए 12 सत्ते 84, अंतिम में 4 वाला एकमात्र ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा हमारा 324। यानी 27 भुजा वाले एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 324। किसी भी पॉलीगन में, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालना होगा तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉलीगन में 3 ही तो फॉर्मूला यूज करते हैं, किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, यही तो होता है ना। किसी भी पॉलीगन के सभी अंतःकोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री, सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री, और तीसरा फॉर्मूला विकर्णों की संख्या n इंटू n-3/2। इससे पूरा पॉलीगन टॉपिक आपका समाप्त हो जाता है। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला है 4x⁻6 - 5x³ - 3 को x-3 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा? देखिए, हमें इसमें इससे भाग करना है, तो जितना से भाग करना है उतना बराबर आप 0 रखिए। तो x³ - 2 से भाग करना है तो x³ - 2 बराबर आप रखिए 0। यहाँ से x³ का वैल्यू निकालिए, कितना होगा? कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है। जितना से भाग करना हो, अगर क्वेश्चन अलजेब्रिक फॉर्म में दिया जाए और वहाँ शेष पूछा जाए तो जितना से भी भाग करना हो उतना बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से जो x³ का मान आया है उसको इसमें जैसे ही पुट करिएगा शेष निकल जाएगा। तो पुट करिए, 4 के स्थान पर तो 4 लिखेंगे। अच्छा, x⁻6 है तो इसके लिए हम x³ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आंसर लिखा जा सकता है 3 दूना 6, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगाए तो पावर का आपस में गुना, -5 इंटू x³। तो x³ का वैल्यू देख लीजिए कितना है? 2। तो 5 गुना क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे। x³ का वैल्यू 2 है, ऐसा नहीं कि 2 लिखने के बाद उसका क्यूब भी आप कर लीजिएगा। x³ का वैल्यू 2, तो x³ के स्थान पर 2 रखेंगे। -3 है तो -3। आगे चलिए, x³ के स्थान पर क्या लेंगे? 4 गुने x³ के स्थान पर 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ 4 गुने 4 हो जाएगा, -5 गुने 10 माइनस कितना? 3 हो जाएगा। 4 चौके 16, -10 -3 -13 हो जाएगा। 16 - 13 कितना होगा? 3। तो आंसर आपके इस क्वेश्चन का विकल्प सी यानी कि 3 हो जाएगा। जितना से भी भाग करना होगा उतना बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा या x³ का वैल्यू आएगा उसको इसमें पुट करेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए, x का वैल्यू तो है नहीं कि x का पावर 6 करेंगे, x³ का वैल्यू मालूम है तो इसको भी हम x³ के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो पावर 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? पावर 3 का होल स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, ब्रैकेट लगा है तो पावर का आपस में गुना, है ना। x³ के फॉर्म में x⁻6 को तोड़े, x³ का वैल्यू कितना है? 2। तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 -3। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कॉट अल्फा का वैल्यू है आपका √3 + √2, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, कॉट थीटा के मान का उल्टा टैन थीटा का मान होता है, तो यहाँ पे हमें इसका वैल्यू बताना है। तो टैन थीटा का मान क्या होगा? इसका उल्टा। तो इसको उल्टा कैसे करेंगे? केवल बीच का चिन्ह बदल दीजिए, √3 - √2 उल्टा हो गया। बस आगे हम बताते हैं कि उल्टा ऐसे क्यों किए। देखिए, कॉट थीटा का मान क्या है? √3 + √2, तो टैन थीटा का मान इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/√3 + √2। अब इसका परिमेयकरण करिएगा तो नीचे वाला को ऊपर ले जाइए, बीच का साइन चेंज, बट्टा में इसके वर्गों का अंतर, तो 3 और 2 में 1 का अंतर है, बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। आप इसके कंजुगेट से भी गुना करके परिमेयकरण कर सकते हैं। कॉट का वैल्यू इतना है तो टैन अल्फा का वैल्यू इसका रिवर्स होगा ना, टैन अल्फा का वैल्यू इसका रिवर्स होगा। तो √3 - √2, तो टैन अल्फा की जगह टैन अल्फा का मान लिखिए माइनस कॉट अल्फा। अब कॉट अल्फा के मान को घटाना है तो जिसको भी घटाते हैं उसका चिन्ह बदलता है, तो इस दोनों को घटाना है तो इस दोनों का चिन्ह बदलेगा, यानी -√3 - √2।
अब देखिए इसमें जो वैल्यू कटने वाला है उसको आप काट लीजिए, तो आपका +√3 -√3 कैंसिल हो जाएगा, √2 √2 2√2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है तो जुड़ेगा और चिन्ह आपका क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2√2 जो है ना वह आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज का जो सेट है आपका वह कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।